सिंदूरी इश्क भाग 2, ग्वालियर मध्य प्रदेश। देविका जी के इस तरह से प्राक्षी को धक्का देने से प्राक्षी गिरने वाली होती है। प्राक्षी गिरती उससे पहले ही दो मजबूत हाथों ने प्राक्षी को अपनी बाहों में थाम लिए था। जिस इंसान ने प्राक्षी को गिरने से बचाया था उस इंसान को देखकर पूरे राठौड़ फैमिली की आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो गई थी। जिसने प्राक्षी को गिरने से बचाया था वो एक 6 फीट 3 इंच का लंबा मुस्कुला 28 साल का एक आदमी था। उसकी आंखें एकदम काली गहरी रात जैसी थीं। देखने में इतना हैंडसम कि किसी की भी नजर उसके ऊपर से ना हटे, लेकिन उसके लुक्स इतने खतरनाक कि जिसे भी अपनी काली गहरी आंखों से एक बार देख ले उसकी आत्मा तक कांप जाए। उसका एटीट्यूड ऐसा कि जैसे कहीं का विंग हो। उस लड़के को देखकर पूरे राठौड़ फैमिली की हालत खराब हो रही थी सिवाय संघर्ष जी के। वो लड़का जब प्राक्षी की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी आंखों में और ज्यादा गुस्सा भर जाता है। वो लड़का पूरी राठौड़ फैमिली को अपनी सर्द नजरों से घूरते हुए प्राक्षी का होंठ पकड़कर उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो लड़का प्राक्षी को लेकर मेंशन के अंदर आता है वैसे ही संघर्ष जी उस लड़के के पास आकर उसको अपने गले लगाकर बोले, शाबाश मेरे शेर, एकदम परफेक्ट टाइम पर एंट्री ली है तुमने, वरना तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। धमकी दे रही थी मरने की। वो लड़का संघर्ष जी को खुद से दूर करके उन्हें घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, सीरियसली दादू, आप अपनी सफाई दे रहे या कंप्लेन कर रहे हैं? मिस्टर संघर्ष सिंह राठौड़ को कब से फर्क पड़ने लगा किसी की धमकियों से। उस लड़के की बात सुनकर संघर्ष जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही देविका जी ने उस लड़के से बोला, इवांस तुम इस लड़की को मेंशन के अंदर नहीं ला सकते हो। ये मनहूस लड़की अब इस मेंशन में नहीं रहेगी और ये मेरा फैसला है। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारे हीरो मिस्टर इवांस सिंह राठौड़ थे, संघर्ष जी के बड़े पोते और अश्विनी जी देविका के बड़े बेटे। इवांस प्राक्षी का होंठ छोड़ देता है। प्राक्षी अपना सर झुकाकर वहां से मेंशन के बाहर जाने लगती है। तभी इवांस अपनी तेज आवाज में प्राक्षी से बोला, जहां हो वहीं रुको, मेरी मर्जी के बिना एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। प्राक्षी बेचारी डर से सिमटकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। इवांस एक नज़र प्राक्षी को देखकर हॉल में पड़े सोफे पर किसी राजा की तरह अपने पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। देविका जी ने चिढ़कर इवांस से बोला, इवांस, मैंने तुमसे कुछ बोला है, ये लड़की अब यहाँ नहीं रहेगी। इवांस ने देविका जी को घूरते हुए कहा, आपको लगता है कि मुझे कोई फर्क पड़ता है आपके बोलने से? अश्विनी जी ने इवांस से कहा, इवांस, ये तुम कैसे बात कर रहे हो देविका से? देविका तुम्हारी माँ है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकते। इवांस ने गुस्से में अश्विनी जी को देखकर बोला, मिस्टर राठौड़, अब मुझे आपसे जानने की जरूरत है कि मुझे किससे कैसी बात करनी चाहिए। जब आपकी बीवी आपकी बहू को उसके ही घर से बाहर निकाल रही थी तब गलत सही का पाठ याद नहीं आया आपको? इवांस की बात सुनकर और उसकी सर्द आंखें देखकर अश्विनी जी दोबारा इवांस से बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। इवांस ने एक नज़र देविका जी को देखते हुए कहा, मिसेज राठौड़, अभी आप कुछ बोल रही थीं। देविका जी ने इवांस से कहा, ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैं तुम्हारी माँ हूं तो ये मिसेज राठौड़ क्या होता है और ये क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर? जितना हक आपका है उतना ही हक प्राक्षी का है इस घर पर। धूरव का जो भी है सब कुछ प्राक्षी का है। आपको या किसी और को कोई हक नहीं है उसे इस मेंशन से बाहर निकालने का। शायद आप भूल
रही है कि आप माँ होने का हक बहुत पहले ही खो चुकी हैं। इवांस ने देविका जी को जवाब देते हुए कहा। इवांस की बात सुनकर देविका जी गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। देविका जी ने प्राक्षी पर गुस्सा करते हुए कहा, किस हक से रहेगी ये इस घर में जब मेरा ध्रुव ही नहीं है इस दुनिया में, तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी? इसका कोई हक नहीं है इस मेंशन पर और ना ही ध्रुव की किसी भी चीज पर। इसको बचाने के चक्कर में मेरे बेटे ने जान दे दी। मनहस है ये किस हक से रहेगी ये यहाँ पर? हाँ, जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं इसे क्यों बर्दाश्ती करूँ? इवांस जो इतनी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो देविका जी की बात सुनकर ठंडे लहजे में बोला, मिसेज राठौर आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया, अब आपका टाइम खत्म। अब मुझे यहाँ पर किसी की भी कोई बकवास नहीं सुननी है। अगर मैंने बोल दिया कि प्राक्षी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी तो मतलब प्राक्षी नहीं जाएगी। फालतू की बहस मुझे नहीं चाहिए। मैं 1 महीने के लिए बाहर क्या गया, यहाँ सब खुद को मालिक समझने लगे। कमाल है, मैंने दादू के अलावा किसी को भी फैसला करने का हक नहीं दिया, तो अपनी मर्जी यहाँ पर चलाने की कोशिश भी कोई ना करे। इवांस का लहजा इतना ठंडा था कि पूरी राठौर फैमिली में डर की लहर दौड़ गई थी। स्नेहा प्राक्षी को उसके खरूम में लेकर जाओ। इवांस ने एक 19 साल की लड़की को देखकर बोला। स्नेहा माधवी और चैतन्य की बेटी थी और घर में सबसे छोटी भी माधवी और चैतन्य का एक 20 साल का बेटा भी था, समीर, जो सारा दिन सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। स्नेहा जल्दी से आगे बढ़कर प्राक्षी का हाथ पकड़कर उसे उसके रूम की तरफ ले जाते हुए बोली, चलिए भाभी। प्राक्षी चुप चाप स्नेहा के साथ अपने रूम में चली जाती है। इवांस अपनी जगह से खड़ी होकर सबकी तरफ देखकर बोला, आज का तमाशा खत्म हो गया है तो सभी लोग अपने अपने रूम में जा सकते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे आराम करना। इवांस एटीट्यूड से चलते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। संघर्ष जी इवांस को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ तो राज छुपा था उनकी मुस्कुराहट में। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जारी।